Assalamualaikum students. I am Zubia Mahmood from Government Degree College for Women Satellite Town Bahawalpur. Today we are starting a new chapter, the common chemical industries in Pakistan. हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर ख़त्म हो गया था. उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कि आपने उसको सॉल्व करना है. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से मैंने आपको करवाए थे. अब कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, ये चैप्टर नंबर 15 है, जिसको काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है आपके स्मार्ट सिलेबस में. तो इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो हैं 15.3, 15.4 और 15.5. यानी इसमें 3 टॉपिक्स हैं. एलिमेंट एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, जिसमें आ जाएगी आगे हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और साथ सीमेंट इंडस्ट्री है. पेपर इंडस्ट्री इज़ नॉट इंक्लूडेड. अच्छा, इंडस्ट्रीज़ से क्या मुराद है? इंडस्ट्रीज़ और पाकिस्तान में कैसी इनकी हिस्ट्री रही है और अब क्या इनका स्कोप है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए जनरली कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं ऐसी फैक्ट्रीज़ जहाँ पर बल्क में वो मटेरियल बनाए जाते हैं जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हों. अब ये नेचुरल सोर्सेज को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कपड़ा है, जैसे सीमेंट है, जैसे फर्टिलाइज़र है, और ऐसे भी हो सकते हैं केमिकल्स हो सकते हैं, और फाइबर हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं. तो वो जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. अब पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन अब जो लास्ट 2 डिकेड्स में आप कह लें कि काफ़ी इसमें प्रोग्रेस देखने में आई है. इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ्लरिश हो रही है. तो पाकिस्तान बेसिकली जब आज़ाद हुआ था तब भी यहाँ पर इंडस्ट्री कम थी और इसकी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी. यानी खेती बाड़ी और ज़राअत पर लोग डिपेंड करते थे और इसी के प्रोडक्ट्स को जो है वो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता था और इसी को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाया जाता था. लेकिन आज के दौर में किसी भी मुल्क की अगर तरक्की देखनी है तो उसका इंडस्ट्रियल इंडेक्स देखना पड़ेगा, उसमें इंडस्ट्री की डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी, फिर पता चलता है कि कोई भी मुल्क कितना डेवलप्ड है. अच्छा, हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की. तो फर्टिलाइज़र्स को जानने के लिए पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि प्लांट ग्रोथ हम करना चाह रहे हैं सॉइल में. अगर हम एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं तो हमारे पास ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो बहुत अच्छी हमें पैदावार दे, जहाँ पर बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ होती हो, हमारे क्रॉप्स अच्छे हों. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं. Plants are the living organisms. They need the nutrients for their growth and their nourishment. अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं? ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जिनका सॉइल में मौजूद होना ज़रूरी है ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके प्लांट्स की, उनमें बीमारी ना हो, उनमें पेस्टिसाइड्स, उनमें पेस्ट और जो बैक्टीरिया फंगस से लड़ने की क़ुव्वत मौजूद हो, तो और वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें. तो न्यूट्रिएंट्स, दे आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ. तो हम न्यूट्रिएंट्स को 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉलर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हों उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इनकी ज़रूरत कितनी होती है मिट्टी में? 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम्स पर एकड़. ठीक है ना. और इनमें इंक्लूडेड हैं बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज़, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन. ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए. और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़, और ये हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. और इनकी ज़रूरत कितनी है पर एकड़? 5 kg से 200 kg तक.
ठीक है। माइक्रो 6 ग्राम्स, ये ग्राम्स में दिए हुए हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो 6 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर एकड़ है, लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 5 kg टू 200 kg पर एकड़ हैं। अब हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स, कि फर्टिलाइज़र्स जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। फर्टिलाइज़र्स वो सब्सटेंसेस हैं जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो या मैक्रो पाए जाते हों, और ये फर्टिलाइज़र्स आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी। पुराने ज़माने में या अब भी आपने कभी देखा होगा कि आपके लॉन्स में या खेतों में जो दरख्तों से गिर जाने वाले पत्ते हैं, उनको एनिमल डंग के साथ, एनिमल का जो फुजला होता है उसके साथ मिक्स करके मिट्टी में दबाया जाता है, मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको दबाया जाता है, और उसको फिर कुछ अरसे बाद निकाल लिया जाता है और उसको ऐसे खेत में फैला दिया जाता है जहाँ से फसल काट ली गई हो। तो इसको हम मैन्योर कहते हैं, कुदरती खाद, ठीक है ना। अब फर्टिलाइज़र जो खाद हम बनाएंगे इंडस्ट्री में, वो कैसी होती है। इस फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, जिसको हम NPK इस तरह से एब्रीवेट करते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स की कमी को पूरा करे और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो। अच्छा, अब ये या तो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाती है, या फिर ऐसे एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है जिनको पिछली फसल के नतीजे में जो कम हो चुके होते हैं सॉइल में। यानी आपने एक फसल काश्त की, उसको आपने उतार लिया, अब खेत की मिट्टी में कमी हो गई एसेंशियल एलिमेंट्स की, तो इस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में। फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए, इसमें बहुत ही ज़रूरी है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज़र में ऐसे जो हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है, यानी ज़रूरी नहीं है आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम तीनों एक ही फर्टिलाइज़र में मिले। हम इनको सेपरेटली फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, या ऐसे फर्टिलाइज़र जो पोटाशियम में हो। तो अच्छा, जो हमें रिक्वायर्ड होगा, अब ये सॉइल की किस्म पे डिपेंड करता है, सॉइल की नेचर पे डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस की कमी है। तो हम वो सब्सटेंस जो डिज़ायर्ड एलिमेंट हमारा होगा उसको फर्टिलाइज़र में मौजूद होना चाहिए, और ऐसी फॉर्म होनी चाहिए जो वाटर सॉल्युबल हो और रेडली अवेलेबल हो प्लांट्स को। यानी प्लांट्स को उसको एसिमिलेट करने में, प्लांट्स अपनी रूट्स के ज़रिए से जो पानी लेते हैं सॉइल में से, जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स के ज़रिए से, उसके साथ उस पानी में सॉल्युबल होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ताकि जल्द अज जल्द वो प्लांट्स को अवेलेबल हो सकें। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और फर्टिलाइज़र, ये सॉइल में स्टेबल रहनी चाहिए। ये ना हो कि ये गैस बनकर वहाँ से, जैसे ही इसको पानी मिले ये गैस बनकर वहाँ से निकल जाए, या ये इस तरह की फॉर्म में ना हो कि ये वॉश आउट हो जाए। इसको सॉइल में मौजूद रहना चाहिए, और ना सिर्फ इसको सॉइल में स्टेबल होना चाहिए बल्कि इस फॉर्म में होना चाहिए कि ये स्टोरेज की जा सके। यानी हम इंडस्ट्री से जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जाहिर है उसको कुछ अरसे के लिए हम अपने पास स्टोर भी करेंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब ज़रूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे। तो इसको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास ऐसी फॉर्म में होना चाहिए कि ये ख़राब ना हो, डीलिक्विसेंट ना हो, यानी वाटर एब्जॉर्ब करके ये ख़राब ना हो जाए, या इसका वाटर एवेपोरेट ना हो जाए और ये हार्ड मैस में ना कन्वर्ट हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि फ़र्टिलाइज़र को हमारे किसान के लिए बहुत ही अर्ज़ा यानी कि चीप होना चाहिए, ताकि ये तमाम लोगों को अवेलेबल हो सके। तो इसके अलावा आपकी बुक में एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र ये भी गिवन है, ये भी तकरीबन वही हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में से भी देख लेते हैं कि सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक फ़र्टिलाइज़र की, कि उसको सॉइल में रेडली अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, और
ऐसे फॉर्म में हो कि ये सॉइल में फ़ौरन मिक्सअप हो जाए और प्लांट के लिए इंजरस ना हो, यानी हार्मफुल ना हो. इट शुड बी चीप सो दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर द फार्मर्स. ठीक है ना. एक गरीब किसान के लिए आपने अक्सर सुना होगा कॉन्फ्रेंसेस में कि उनको क्या क्या रिक्वायर होता है और उनकी माली हालत के मुताबिक उनको जो है वो चीज़ें मिलनी चाहिए. अच्छा, इट मस्ट बी स्टेबल सो दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर द लॉन्गर टाइम टू द ग्रोइंग प्लांट. यानी हमारे पास इसकी फॉर्म इस तरह से होनी चाहिए कि हम जब भी इस स्टोरेज बैग में रखें, इसको अपने स्टोर्स में रख सकें, बैग्स में या किसी और फॉर्म में या मट्टी में गड्ढा खोद कर, तो ताकि ये अवेलेबल हो जब भी रिक्वायर्ड हो. ये ना हो कि उधर से हमारी फसल की काश्त का टाइम हो और उधर से फर्टिलाइज़र प्रिपेयर किए जा रहे हों. ऐसा नहीं होता. फर्टिलाइज़र्स को वक्त से पहले प्रिपेयर कर लिया जाता है और फिर इसको स्टोर किया जाता है. इट शुड नॉट अल्टर द pH ऑफ द सॉइल. देखिए, प्लांट ग्रोथ के लिए जहाँ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी भी कंट्रोल होनी चाहिए. यानी सॉइल की pH जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए. तो हमारे फर्टिलाइज़र को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सॉइल की pH को बढ़ा दे. इट शुड नॉट अल्टर द नॉट चेंज द pH ऑफ द सॉइल. अच्छा, अब अगर बारिश आ जाए तो ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए कि बारिश के पानी के साथ बह जाए. ठीक है ना. तो बाय रेन और वाटर इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच द प्लांट कैन एसिमुलेट ईजीली. यानी अगर फर्टिलाइज़र वाटर सॉल्युबल होगा और तो बारिश हुई और पानी के साथ जो है वो अवेलेबल होगा, पानी जज्ब हो जाएगा खेत में, तो फर्टिलाइज़र भी जज्ब हो जाएगा और प्लांट्स को जैसे ही ज़रूरत होगी वो यहाँ से सॉइल में से उसको अवेलेबल होगा फर्टिलाइज़र. क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स, जो हमारे 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर हमने फर्टिलाइज़र की तकसीम की है. Fertilizers are classified according to the nature of the elements like nitrogen, phosphorus and potassium which they provide to the soil. This classification gives the following types of fertilizer. इसके अलावा fertilizers ऐसे भी हैं जो micronutrients जिनमें मौजूद होते हैं और इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं ताकि हमारी फसलों को अवेलेबल रहें. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं और पोटाशियम फर्टिलाइजर्स हैं. हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस कर लेते हैं. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो प्लांट को सॉइल में से नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं. पर जो नाइट्रोजन आपको पता है कि हमारी हवा में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में मौजूद गैस है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ऐसी एंजाइम्स नहीं पाई जाती जो इस अवेलेबल N2 को एसिमुलेट कर ले और इसको इस्तेमाल कर ले. इंसान भी नाइट्रेट्स और प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स ये अपनी डाइट के ज़रिए लेता है और कुछ नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद हैं अमाइनो एसिड्स जिनसे मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं. और हर प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर अमाइनो एसिड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इसी तरह एनिमल प्रोटीन जैसे एनिमल प्रोटीन्स में मौजूद है, इसी तरह से प्लांट प्रोटीन्स भी नाइट्रोजन उनमें उनका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अमाइनो एसिड का. ठीक है ना. आपने अमाइनो एसिड्स वाला हमारा पोर्शन रह गया था, तो मैं आपको जर्नली बता देती हूँ कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि एक सेंट्रल कार्बन के साथ, जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, एक अमाइनो ग्रुप मौजूद है. तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, एक एल्काइल ग्रुप होगा और साथ हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो इस तरह से ये नाइट्रोजन, ये आर चेंज ग्रुप होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा या कम हो सकते हैं. इस तरह अमाइनो ग्रुप कम या ज़्यादा हो सकते हैं. तो अमाइनो एसिड्स 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन बहरहाल हर एक अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन मौजूद होता है. तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है. इसी तरह से नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि प्रोटीन बन रहे होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम्स एंड लीव्स. इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड एनहांस द यील्ड. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को? नाइट्रोजन एंड ऑल्सो हाइड्रोजन. आगे आप देखें ना, अमोनिया फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, इनके मैन्युफैक्चर प्रोसेस दिए हुए हैं. तो ये जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स हैं ये कब रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को? इन द अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्लांट
for the formation of the stems and leaf. It is the main constituent of the protein. इसके अलावा ये क्या करता है? It imparts the green color to the leaves and enhance the yield and quality of the plant. Some of the examples of nitrogen fertilizers, इनके नाम आपने याद करने. अमोनियम सल्फेट, इनके फार्मूलाज भी. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया एंड अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. आप इसको अच्छी तरह से रीड करें एंड टुमारो वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स. अल्लाह हाफिज़.